वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाल विकास के बारे में। बुद्धि और विकास की संकल्पना मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूप की प्रक्रिया को कहते कहा जाता है, तो उसे वृद्धि गुणित कहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि और विकास प्रायोजित शब्द है, ये नहीं सही है, जबकि वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वर्दी जो है जीवन परिवर्तन नहीं होती है, वर्दी के साथ विकास भी होता है। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, तो वो सभी करते हैं, वंशानुक्रम भी करता है, वातावरण भी करता है। फिर है बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा सही है? तो जो सही ना, वृद्धि कोशिका को अवयवों के आकार में परिवर्तन है। जैसे ये वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं ना, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये सही नहीं है। जबकि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं होता है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। बुद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर है। वृद्धि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। ठीक है, वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होने वाले बुद्धि, दैहिक या शारीरिक परिवर्तन बढ़ोतरी से है, जिन्हें मापा जा सकता है। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। वृद्धि वृद्धि व्यक्ति के किसी विशेष पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जो संरचनात्मक पक्षों को दर्शाता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय परिपक्वता मैच्योरेशन तक ही होती है। वृद्धि का मापन मात्राकरण व अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि धनात्मक होती है, वजन लंबाई। विकास का अर्थ है अभिपन्य और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। फिर व्याख्या विकास से अभिप्राय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। वृद्धि और ह्रास जो मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी। विकास व्यक्ति के आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन होता है, जो कार्य कुशलता में सुधार परिणाम स्वरूप घटित होता है। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला प्रोग्रेसिव सीरीज है, जो गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहता है। वोम टू टॉम विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध संगत व उत्तरोत्तर परिवर्तन का रूप है, जिसमें विपरिणाम अध्ययन, अनुभव, परिपक्वता सहायक होते हैं। उक्त प्रश्न के सभी विकल्प किसी न किसी रूप में ये विकास को प्रेषित करते हैं। बोर्ड ने इस प्रश्न के सी विकल्प को सही माना है, क्योंकि सी विकल्प में विकास के अनुभव व विपरिणात्मक पक्षों को दर्शाते हुए इसे परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला कहा जाता है। यह सी विकल्प है। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, कहलाते हैं विकास कहलाते हैं। विकास एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण आए परिवर्तन विकास नहीं कहलाते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते हैं। विकास अपेक्षाकृत अभी वृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन में निहित होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह परिभाषा दी है इब्बी लोगों ने दी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो वर्ड के द्वारा दिया गया है। विकास से संबंधित परिभाषा इब्बी हल्लो विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। गैसियल विकास अभिव्यक्ति के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत से ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचालक होते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन विकास का अभिप्राय परिपक्वता तक तथा कार्यपरक सुधार ही की वह प्रक्रिया जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिव्यक्ति की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट उदाहरण होता है। ईरा गार्डन व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका जन्म के समय होता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात विकास आत्म और बुद्धि अधिकतम संगठन एवं एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। फ्रैंक अभिवृद्धि कोशीय गुण सेलुलर मल्टीप्लिकेशन और विकास उन अंगों का संगठन है, जिससे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निमित्त किया जाता है। वुडवर्ड सीखने की प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? स्किनर। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब अब
हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इन्हें विकास का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। डगलस व हॉलैंड विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इसके लिए यह किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन में प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। गिरीशन ने शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। हल्लो विकास लयात्मक रिदमिक होता है और रेगुलर नहीं। वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधान अतः उस आनुवंशिक रूपरेखा विलुप्त से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी संबंधीय विकास में समानता उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। परिपक्वता मैच्योरेशन में परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा विलुप्त से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी संवर्धीय के विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। परिपक्वता कहलाता है जैसे दांत का आना चलना शुरू कर देना। सत्य कथन है जो सत्य कथन है, परिपक्वता की प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती है एवं आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार गठित होती है। फिर यह परिपक्वता के आधार पर परिलक्षित होने वाले परिवर्तन अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। यदि व्यक्ति परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजाति विशेष परिवर्तन क्रम विकास कहलाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। जैसे आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे। फिर रोगग्रंथक है तो जो रोग है अभिव्यक्ति व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यटन चलने वाली कर्मिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। ये गलत है। अभिव्यक्ति विकास ये परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा विलुप्त से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं कहलाती है। तो मैच्योरेशन कहलाती है। परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा विलुप्त से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। परिपक्वता कहलाते हैं जैसे दांत का आना चलना शुरू कर देना। फिर सत्य कथन है तो जो सत्य कथन है ना वो है परिपक्वता की प्रक्रिया अंदर से प्रस्तुत होती है। यांत्रिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार गठित होती है। व्याख्या है परिपक्व के अनुसार परिपक्व के आधार पर परीक्षित होने वाले परिवर्तन अंतर से प्रस्फुटित होते हैं। यदि व्यक्ति परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजाति विशेष परिवर्तन क्रम विकास कहलाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। जैसे आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे। फिर असत्य कथन है विकास सार्थक अभिव्यक्ति के अभाव में संभव नहीं है। ये गलत है। अभिवर्ती व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्ष में परिवर्तन है। अभिवर्ती व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यटन चलने वाली कर्मिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। अभिवर्ती व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। फिर है अभिवर्ती अभिवृद्धि और विकास। फिर यह अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन को दर्शाता है। अभिवृद्धि विकास का अंग है। विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है अर्थात यह वृद्धि से अधिक व्यापक है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक ही होती है। विकास जीवन पर्यटन चलने वाली कर्मिक और प्रगतिशील श्रृंखला है जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित है जो पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। उदाहरण है अभिवृद्धि का उदाहरण है शरीर की लंबे वजन। फिर है विकास का है अभिवृद्धि से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है जिसे सहज गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन विकास में सम्मिलित है।
तो सारे ये है अधिक प्रगति, मोर प्रोग्रेस, अधिक प्रकटीकरण, मोर अनफोल्डमेंट, अधिक है परिपक्वता, मोर मैच्योरिटी। विकास का अर्थ अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। विकास की सहाय में के साथ उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न कर एक निश्चित व्यवहार प्रतिरूप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे बालक के सामाजिक व्यवहार का मात्रात्मक रूप जैसे मापन संभव नहीं है, परंतु दूसरों के प्रति उसके व्यवहार को देख कर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन कथनों में से सत्य कथनों को छाटी है तो सारी ये है विकास शुरुआत में घटित नहीं होता है। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। विकास अवस्था अस्थायी होती है। विकास निर्वात वैक्यूम में घटित नहीं होता है। यह सदैव एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन जैविक तथा व्यक्ति के परिवेश में हुए परिवर्तनों का संयुक्त कार्य है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। यह अवस्था अस्थायी होती है और एक प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता के द्वारा पहचानी जाती है। इसके इसके चलते प्रत्येक अवस्था की एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित होती है। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य विकास की समय तथा दर के सापेक्ष व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न होता है। कुछ व्यवहार प्रमुख तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में आसानी और सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति की यह उपलब्धियां विकास की उस अवस्थाओं के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य कहा जाता है। इसके संदर्भ में एबिंगहर्स्ट का सिद्धांत प्रमुख है जिसकी चर्चा आगे की गई है। बदलते विकास के सिद्धांत विकास के संदर्भ में सत्य कथन साथी है तो सारे ही सत्य हैं। विकास गतिशील क्रमबद्ध पूर्व कथनीय परिवर्तनों का आरूप है। यह गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता रहता है। विकास में समृद्धि व ह्रास दोनों की तरह परिवर्तन निहित होता है। फिर विकास के संबंध में सत्य कथन बताइए। विकास जीवन भर चलने वाली सदा प्रक्रिया, इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है। यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंतक्रिया करती है। फिर विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। इस प्रक्रिया में बालक में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं जो तथ्यात्मक तरीके से संचालित होते हैं। अर्थात एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना है। श्रीमती हल्लो 1956 के अनुसार विकास परिलक्षित होता है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में लक्षणों का लोप, नए चिन्हों लक्षणों का प्रकट होना। प्रोडो के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया के इस परिवर्तन को विकास की दिशा विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह विकास बहुउद्देश्य होते हैं। फिर विकास बहुउद्देश्य व बहुआयामी विकास के एक दिए आयाम के कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है जबकि एक दूसरे ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं। विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है। फिर विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, ये नहीं है, जबकि विकास लचीला व संशोधन योग्य है। व्यक्ति के मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। विकास के अन्य शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न रहा होगा। विकास संशोधन योग्य है क्योंकि इसमें परिमार्जन संभव है। यद्यपि इस लचीलेपन हमें एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। यस, हाँ, मानव संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इसके अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि शामिल है। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जैसे जैसे किसी के जीवन में कोई घटना घटती है वैसे वैसे वह उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है, विकास उकसाने को बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। फिर यह कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य क्यों होता है, यह सत्य नहीं है, जबकि विकास अंतर क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कौन सा कथन विकास से संबंधित नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह गलत है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। फिर कौन सा रोग है? इसका आंसर नहीं पता है। विकास सत्य नहीं, रोग आंसर जो है वो देखना है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास के परिपक्वता तथा सीखने के पैमाने विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास का प्रारूप पूर्व अनुमान होते हैं, तो इसका जो आंसर है ना वो भी है। विकास के परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है आई थिंक। फिर है गलत है यह। फिर यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक हकीकत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक घरेलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास के सिद्धांत उनके सही मिलान कीजिए। समीप से दूरामुख, तो ये है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। समीप दूरामुख, शरीर के केंद्र भाग से दूर की ओर। सिर पदा विमुख, सिर से पैर के क्रम। अंत व्यक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतराल व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दरें विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। फिर है अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कौन सा विकास का सिद्धांत सही नहीं है? एक प्रतिवर्ती उत्क्रमणीय प्रोसेस है, यह गलत है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, अनुमान योग्य प्रक्रिया है। विकास अनुसरण करता है। सिफिलोकोडल, मानव के संबंध में कौन सा गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है विकास जो है ये गलत है। यह सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम में यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, गलत है। विकास पूर्वानुमेय में होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, कौन सा कथन गलत है? विशिष्ट सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत, ये गलत है। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्ति के विभिन्नताओं का सिद्धांत है, पर्यटन की एकरूपता का सिद्धांत है। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। फिर है कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्र से परिधि की ओर, प्रोक्सिमिटल, निकट से दूर। कौन सा निर्धारक बालक के शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं? तो सारे करते हैं। वंशानुक्रम भी करता है, पोषण भी करता है, विद्यालय में खेल भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती है। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास क्रमशः होता है, यह सही नहीं है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षा होती है। कौन सा विकल्प वृद्धि विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। विकास क्रम में एकरूपता निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत। बालक का भाषा विकास जन्म के समय होने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से दूर से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर चलता है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक फिर है विकास की प्रकृति या विकास के मूलभूत सिद्धांत। विकास एक सतत व निरंतर प्रक्रिया है, इसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंत क्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष या आयाम अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। विकास बहुउद्देशीय और बहुआयामी होता है। विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव। विकास
समान प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह परिपक्वता या अधिगम का गुणनफल है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है तथा प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड्स। फिर ये विकास सांस्कृतिक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास एकीकृत रूप में होता है अर्थात बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों में चलना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। इंटीग्रेशन विकास सामान्य से विशिष्ट की अग्रसर होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकरण व्यवहार वयस्क होने पर अधिक विभेदीकृत पेशकत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लग जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक विकास पूर्वानुमेय होता है अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रिडिक्टेबल इन नेचर बालक एवं बालिकाओं में विकास की दरें में विभिन्नता होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। स्पाइरल इन नेचर विकास की नींव आरंभिक बुनियाद नींव अधिक महत्वपूर्ण है अर्थात विकास प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा खतरा आ सकते हैं? तो जो आ सकते हैं ना यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये गलत है। बच्चा एक के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी समस्या को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह सत्य नहीं है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियां और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो प्रोग्रेसिव प्रगति है और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति है। देखो अपाद्य शीर्ष पदोमुख शीर्ष सिफिलो सिफिलोकोडल शारीरिक विकास की प्रगति प्रक्रिया में विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादीय पैर की ओर हो जाता है। उदाहरण भ्रूण फीटस का शीर्ष भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी शरीर का विकास शरीर के नीचे के भाग से पहले होता है। भीतर से बाहर की ओर प्रोक्सोमोडिस्टल शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होकर बाहर वृद्धि के भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरण शिशु पहले पूरे हाथ फिर कोहनी तथा पश्चात कलाई और उंगलियों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर तथा बाद में किसी विशेष भाग जैसे उंगलियों को काम में लेता है। नोट विकासात्मक प्रक्रिया के परिवर्तनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है तथा बालक की पेशीय क्रियाओं से जुड़ी है। प्रोग्लोमेडिस्टल के साथ साथ सामान्य से विशेष परिवर्तनों को भी दर्शाती है। इस प्रक्रिया में बी व सी दोनों है। किस आयु तक बालक की आंख की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है? 5 वर्ष। विकास वाले विकास के संदर्भ में कुछ तथ्य। बालक का आकार उसके बाहर की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। बालक की आंखें की पुतली उनके जन्म से 5 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाती है। बालक का मस्तिष्क 10 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है। बालक की मांसपेशियां जन्म के समय जितनी होती है उनमें प्रौढ़ावस्था तक 30 गुना वृद्धि हो जाती है। शारीरिक विकास में अभी अंग एक साथ नहीं होते हैं। अभी अंग सभी अंग एक साथ नहीं बढ़ते। कुछ अंगों का विकास में तीव्र गति से होता है, कुछ का मंद गति से होता है। मिलजित के अनुसार जन्म से 2 वर्ष विकास की गति में तीव्रता, 2 से 11 वर्ष पहले की अपेक्षा मंदता, 11 से 15 वर्ष गति में पूर्ण तीव्रता, 15 से 18 वर्ष गति में पूर्ण मंदता। विकास की अवस्था शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का उल्लंघन नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, मानसिक विकास में तीव्रता है। विभिन्न वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण व अध्ययन के दृष्टि से बाल विकास का अध्ययन निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तरावस्था बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। शिशुअवस्था इन्फेंसी की सामान्य विशेषता है। शारीरिक विकास मानसिक क्रियाओं तथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, रैपिड फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस है। दूसरों पर निर्भरता एवं अपरिपक्वता, डिपेंडेंट एंड इमेच्योर, नैतिकता का भाव, भावना का अभाव, लेक ऑफ मोरलिटी, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक अर्थात बालक श्रेष्ठ अवस्था में गैर सामाजिक होता है। लेक ऑफ सोशलिटी, स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित व्यवहार। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मूल परिचयात्मक व्यवहार, बेसिक इंस्टिंक्ट, काम प्रवृत्ति की तीव्रता, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने की आदर्श काल, खिलौने की आयु टॉय एज कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताएं, प्री चाइल्डहुड, खिलौने की आयु टॉय एज, टोली पूर्व अवस्था, प्री गैंग एज, विद्यालय पूर्व अवस्था, प्री स्कूल एज,
समस्या अवस्था प्रॉब्लेमेटिक एज माता-पिता के लिए तैयारी की अवस्था प्रिपरेशन एज अध्यापकों के लिए वह अनुकरण करते हुए सीखता है, वह क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न करता है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता या जिज्ञासा क्यूरियोसिटी अधिक होती है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक शिष्य अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी एज आयु मानते हैं। इस अवस्था में बालक जिन तरह बातों को अनसुना करने वाला होता है। बच्चा अकेला खेलता है, वह एक खिलौने से ज्यादा समय तक नहीं खेलता। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था प्ले एजियन होती है, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। इस प्रश्न में अंग्रेजी के संस्करण में विकल्प एपी गेंग एज लिखा हुआ है तथा उसके हिंदी संस्करण में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दल समूह में रहने की अवस्था लिखा हुआ है। यह प्रश्न के विकल्प में ए में इसी विरोधाभासन के कारण अतः अंग्रेजी संस्करण को सही मानते हुए विकल्प डी को सही उत्तर माना जाता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर जाता है। विद्यालय में दलिया गैंग का सदस्य होने से सामाजिक और उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? फिर ये छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्य से लड़ाई मोल लेता है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? ये तो जो है वो 2 है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, ये गलत है। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो वो है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यानी यह सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताओं सीखना, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, छद्म प्रयोक्ता की अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की स्तर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह में आता है, वह अवस्था है बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषता है लेटर चाइल्डहुड, खेलने की अवस्था, प्ले एज, विद्यालय अवस्था, स्कूल एज, टोली या दल अवस्था, गैंग एज, उत्पाती अवस्था, ट्रबलसम एज, माता पिता के दृष्टिकोण से गंदी अवस्था, डटी एज, नाजुक अवस्था, क्रिटिकल एज, उपलब्धि अभिप्राय के निर्मित होने के कारण, समूह में रहना और समूह के साथियों के मध्य स्वीकार्यता का भाव, पहले अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होना सीखता है, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों का पालन करते हैं। काम उत्तेजना की दृष्टि से यह सुप्त अवस्था है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, डाक टिकट, कंच आदि। बालक में नई खोज करने और निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, जिससे वह व्यक्तिगत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारी को वो भी निभाना सीखता है। बालक का स्वभाव बहिर्मुखी हो जाता है। रोज ने इस मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं का न प्राप्त कर ऐसे सामाजिक गुणों का विकास जो अपने समूह के सदस्यों के साथ विकसित सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उत्पन्न वो भाव जो है वो जो होता है किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आ सकते हैं। द्वितीय लैंगिक क्षणों लक्षणों विशेषताओं का विकास, शरीर की क्रिया और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशियों ताकत में वृद्धि। अंग्रेजी के शब्द एडोलेसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से उत्पन्न है? लैटिन। काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? अहम केंद्रवाद। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, यानी ये मित्रों एवं परिवार के सदस्य साथ द्वंद, सामाजिक अपेक्षाएं, व्यवसायिक
समस्या किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द एडोलेसेंस का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियस से हुई है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था पर सबसे व्यापक अध्ययन स्टैनले हॉल द्वारा 1904 में अपने आई पुस्तक एडोलेसेंस में किया गया। हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, विरोधा की अवस्था है। स्टैनले हॉल के ने किशोरावस्था को नया जन्म कहा है। मतुपिंड गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आगमन शीत प्रदेशों की तुलना में पहले होता है। बालिकाओं में किशोरावस्था का आगमन बालकों की तुलना में करीब 2 वर्ष पूर्व होता है। हालों के अनुसार 17 वर्ष की को किशोरावस्था का विभाजक रेखा होता है। किशोरावस्था एक संक्रमण अवस्था है जो युवा अनारंभ व संधि पुबर्टी के से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था से पहले समाप्त हो जाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 10 से 19 वर्ष किशोरावस्था के सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत समर्थन जो न इसका समर्थन। स्टैनले हॉल इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन अचानक से होते हैं और इनका शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में कोई संबंध नहीं होता है। फिर एक क्रमिक विकास का सिद्धांत समर्थन इसके थोंडाई के किंग होल्डिंग वर्थ है। इस अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप दिखाई देने वाले विशेषताएं एकदम से न होकर क्रमिक रूप से होती है। किंग के अनुसार जिस प्रकार आने वाली ऋतु के संकेत उसके पहले ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था संबंधित है। किशोर की विशेषताएं यह तीव्र शारीरिक किशोरावस्था की विशेषता यह तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की अवस्था है। यह परिवर्तन किशोर को चिंतित कर देते हैं। इस अवस्था को मानसिक योग्यता की वृद्धि जैसे की समृद्धि कल्पना के रूप में भी देखा जा सकता है। विरोधी मानसिक दशाएं कॉन्ट्राडिक्टरी मूड्स दृष्टिगत होती है। माता पिता अब अभिभावक से द्वंद दृष्टिगत होता है। वीर पूजा नायक पूजा की भावना का उद्देश्य हीरो वर्शिप। वीर पूजा किशोर किसी व्यक्ति विचार संस्था से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करते हैं। वैज्ञानिक तर्कना का उद्देश्य किशोर बिना तर्क वितर्क की किसी बात को स्वीकार नहीं करता। धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का उद्देश्य होता है। कल्पनाशीलता का बाहुल्य किशोरावस्था में एक विशेष अहम केंद्रवाद दिखाई देता है। अहम केंद्रवाद किशोर को लगता है कि उसके विचार सही है लेकिन कोई समझता नहीं है। डेविड एल्काइन ने अहम केंद्रवाद निम्न घटक बताए हैं। काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस किशोर को लगता है कि सारी दुनिया उसका प्रेक्षण कर रही है। व्यक्तिगत दंत कथा पर्सनल फेबल किशोर को लगता है कि उसके विचार व भावनाएं कोई नहीं समझ सकता। अपराजेयता इनविंसिबिलिटी किशोर को लगता है कि गलत काम करने पर पकड़ा नहीं जाएगा और खतरनाक करने पर चोट नहीं लगेगी। फिर एक किशोरावस्था संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है। भाव प्रधान जीवन रोज के अनुसार किशोरावस्था को स्वयं को समायोजित करने के लिए ठीक वैसे ही प्रयास करने पड़ते हैं जैसे एक शिशु को करने पड़ते हैं। जोन्स का मानना है कि किशोरावस्था में कामना वासना पुनः जागृति होती है। शेष अवस्था का दमित यौन आयोग जो कि बाल्यावस्था में सुप्त होता है इस अवस्था में पुनः प्रकट होता है। अतः किशोर को शिशु की भांति प्रयास करने पड़ते हैं और इस संदर्भ में किशोरावस्था शेषावस्था के यौनिक विकास का पुनरावर्तन है। यह निम्नलिखित चरणों में आगे बढ़ता है। आत्म प्रेम स्व मोह ऑटोरियोटिसिज्म इस अवस्था में किशोर का स्वयं के प्रति मोह जागृत होता है। किशोर अधिकांश समय सजने संवरने में बिताते हैं। खुद दूसरे से प्रेम करने के लिए सजना संवरना विपरीत लिंग समलैंगिक भावनाएं होमोसेक्सुअल फीलिंग्स उत्तर वाली अवस्था में जागृत हुई समलैंगिक भावनाएं इस अवस्था में और बढ़ प्रगाढ़ होती है। विषम लैंगिक भावनाएं हेटेरोसेक्सुअल फीलिंग अंत में किशोर और किशोरियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। फिर थर्ड असफलता निराशा आत्मसम्मान पर चोट उठा के चलने किशोर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किशोर में व्यवसाय को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किशोर अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रक्रिया में माता पिता और स्वयं से भी द्वंद और विरोधाभास दिखाई देता है। बहिर्मुखता की भावना और बलवती होती है। सामूहिकता का भाव और प्रगाढ़ होता है। किशोरावस्था के समूह गहरे और स्थायी होते हैं। किशोर व किशोरियों की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर दृष्टिगत होते हैं। राजनीतिक वैचारिक बौद्धिक चेतना का उदय होता है। यह मानसिक संतुलनता और विद्रोह की अवस्था है। किशोरावस्था के कथन हेडो कमेटी 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था कहते हैं। यदि इस ज्वार को बाढ़ के समय उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति व धारा के साथ नई यात्रा आरंभ की जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त की जा सकती है। किलपैट्रिक किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। कौन से निक किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है
जो उसे लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। वैलेंटाइन किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कुरन करो किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि करता है। बिग एव हंट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला शब्द परिवर्तन है। यह शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। स्टैनली हॉल किशोरावस्था नया जन्म है। उत्तर उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। वैलेंटाइन घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। कौन से किशोर में शरीर और स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता रहती है। किशोरों में मानसिक जिज्ञासाओं का निर्माण होता है, जिसे जानने के लिए वो अपने विचारों का निर्माण करते हैं। रोज किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होकर प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। रोज किशोर का जीवन बहुत अधिक संवेगात्मक है। स्किनर किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व के प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में परिलक्षित होना है। वेलेटाइन शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था अधिक महत्वपूर्ण है। हल्लो किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। फिर है शारीरिक विकास। वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व समग्रात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है। तो किशोरावस्था कहती है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का कितनी प्रतिशत हो जाता है। 45%। शारीरिक विकास का क्षेत्र है सारे ये स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन सिस्टम है। शारीरिक विकास मुख्यतः 4 पक्षों को समाहित करता है। स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मांसपेशियां, मसल्स। शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है। जन्म के समय शिशु का वजन 3 केजी लगभग। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। बालक का वजन व लंबाई बालिकाओं से अधिक होता है। जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज आदि की मदद से हड्डियों के निर्माण और मजबूत होने की प्रक्रिया ओसिफिकेशन कहलाती है। शिशु की मांसपेशियां लचीली होती है, जिनका भार शरीर का 30% होता है। फिर आता है जन्म के समय दांत नहीं होते, हालांकि दांतों का निर्माण गर्भावस्था में हो जाता है। 4 से 6 माह के लगभग अस्थायी दांत आते हैं। दूध के दांत डेसिडुअस लगभग 20। जन्म के समय सिर का आकार कुल शरीर का 1/4 होता है। फिर जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। 6 वर्ष 1250 ग्राम, वयस्क में 1440 ग्राम। प्रथम माह में हृदय गति 140 होती है, वयस्क में बेहतर होती है। यौन अंगों का विकास धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंसोलिडेशन एज। 9 से 12 वर्ष की उम्र में विकास अत्यधिक मंद गति से होता है। कोई नया परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये पूर्व की अवस्था के विकास को सुदृढ़, संगठित और समायोजित किया जाता है। लंबाई और वजन में वृद्धि जारी रहती है। बालिकाओं के वजन और लंबाई की मात्रा बालकों से ज्यादा होती है। मांसपेशियों का लचीलापन कम होता है और दृढ़ता आ जाती है। वह स्थिरीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। सिर का आकार कुल शरीर का लगभग 1/6 हो जाता है। दूध के दांत इस अवस्था में प्रारंभ में गिर जाते हैं। इनकी जगह स्थायी दांत यह संख्या में 27 से 28 होते हैं। हड्डी की गति सामान्य हो जाती है। बालिकाओं के यौन अंगों का विकास बालक की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था को शारीरिक विकास की पूर्णता परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में विकास की गति एक बार पुनः तीव्र हो जाती है। एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट। फिर है भार एवं लंबाई में वृद्धि दृष्टिगत होती है। किशोरों का भार लंबाई किशोरियों से अधिक होता है। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 40% होता है। अस्थिकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किशोरियों का अस्थिकरण किशोरों से पहले होता है। इस अवस्था में 4 संख्या दंत होते हैं। विजडम टीथ। सिर का आकार पूरे शरीर का 1/8 हो जाता है। मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। किशोरों में अडल सेपल गले में पाया जाता है। किशोर व किशोरियों में अपेक्षित यौनिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। भ्रामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से।
तो है शक्ति और गति। गामक कौशल के विकास में सम्मिलित प्रमुख 3 कारक निम्नलिखित है, जिस पर गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है। गति, स्पीड, शक्ति, स्ट्रेंथ, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। गति कारक का मुख्य तत्व समय है। शक्ति का विकास मांसपेशियों के विकास के साथ होता है। समन्वय में सही से कार्य संपन्न करने और कार्य में क्रमबद्धता का होना सम्मिलित होता है, अर्थात गामक विकास स्नायु मंडल, अंगों तथा मांसपेशियों के विकास के साथ गति की शक्ति और समन्वय के रूप में होता है। कौन सूक्ष्म चलन का उदाहरण है, लिखना। फिर व्याख्या चलन कौशल, स्थूल चलन कौशल, ग्रोस मोटर स्किल। इस ग्रोस मोटर इसमें बड़ी पेशियां का उपयोग होता है, अर्थात इसमें भुजाओं और पैरों का उपयोग करना सम्मिलित है। फाइन मोटर स्किल, इसमें सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है जो कि समन्वय का कार्य करती है। उसमें उंगलियों के प्रयोग में निपुणता तथा आंख व हाथ की क्रियाओं के मध्य समन्वय सम्मिलित है। इस कौशल में पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष में सुधार होता है। पूर्व बाल्यावस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म चलन। फिर आयु है, स्थूल चलन कौशल है, सूक्ष्म चलन कौशल है। 3 वर्ष में है स्थूल चलन, स्थूल उछलना, कूदना, दौड़ना। सूक्ष्म है ब्लॉक बनाना, तर्जनी एवं अंगूठी की सहायता से वस्तुओं को उठाना। फिर है 4 वर्ष प्रत्येक पादान, फिर सीढ़ियों पर एक पैर रखते हुए चढ़ना या उतरना। फिर है सूक्ष्म चित्रात्मक पहलुओं को भली भांति जोड़ना। 5 वर्ष तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद। सूक्ष्म में आएगा हाथ, भुजा एवं शरीर का आंख की गति के साथ समन्वय, जैसे लिखना, पेंटिंग बनाना। नोट, कुछ पेशीय क्रियाएं होती हैं जिनमें स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के कौशलों को देखा जा सकता है, जैसे बालक द्वारा दौड़ते हुए गेंद को पकड़ना, यह बालक का दौड़ना स्थूल चलन कौशल है, वहीं गेंद को पकड़ना सूक्ष्म चलन कौशल है। फिर है महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक नवजात शिशु कब यह बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा में आ रही है? 1 सप्ताह। जीवन के प्रथम सप्ताह में शिशु यह बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वह स्त्रियों की आवाज व अपनी माँ की आवाज में अंतर कर सकते हैं। वे जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ की आवाज को पहचान सकते हैं। वे सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना। असत्य कथन है, नवजात शिशु में पाए जाने वाले सभी प्रतिवर्त जीवन पर्यटन बने रहते हैं। ये गलत है। प्रतिवर्ष शिशु के बाद के पेशीय विकास हेतु आधारभूत इकाइयां। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही शिशु अपनी माँ की आवाज को पहचान सकते हैं। प्रौढ़ की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि कम होती है। फिर है प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस, प्राणी के उद्दीपकों के प्रति स्वचालित और स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं प्रतिवर्त कहलाती है। नवजात शिशुओं को सीखने के अवसर मिलने के पहले प्रतिवर्त अनुकूलित तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। नवजात शिशु में पाए जाने वाले कुछ परिवर्तन, जैसे खांसना, पलक झपकाना तथा जम्हाई लेना, जीवन पर्यटन बने रहते हैं। कुछ दूसरे परिवर्तन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के परिपक्व होने तथा व्यवहार पर ऐच्छिक नियंत्रण के विकास हो जाने पर विलुप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। 6 माह तक इसमें सुधार होता है और 1 वर्ष की उम्र तक यह प्रौढ़ता के समान हो जाता है। वे लाल और सफेद रंग के मध्य विभेदन करने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु सामान्य रंग के विभेदन में अपूर्ण है उपान होते हैं एवं यह पूर्ण रंग दृष्टि 3 माह की आयु तक विकसित होती है। शोर यदि तीव्र शोर हो तो बालक अपनी कमर मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर और फेंकता है और फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है, जैसे कुछ पकड़ रहा हो। शिशु में पाए जाने वाला यह प्रतिवर्त कहलाता है मोरो। नवजात शिशु में उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्त: रूटिंग, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुंह खोलना, विकासात्मक क्रम में 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। मोरो, यदि तीव्र शोर हो तो बच्चा अपना कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है, जैसे कुछ पकड़ रहा हो। 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं, यद्यपि तीव्र शोर के प्रति अनुक्रिया स्थायी नहीं होती है। फिर है ग्रास्पिंग, बच्चे की हथेलियों को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है।
3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं, इच्छित पकड़ से विस्थापित हो जाते हैं। बेबिन्स की यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाए तो पैर की उँगलियां ऊपर की ओर उठ जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। 8 से 12 माह में विलुप्त। फिर कुछ अन्य प्रतिवर्ती आंखें मिचकना, रोशनी की प्रतिक्रिया स्वरूप पलके झपकाना। चूसा, जब कोई वस्तु शिशु को मुंह में डाली जाती है तो वह उसे चूसने लग जाता है। कॉलिंग नेक, शिशु पीठ के बल लेटा हो और सिर एक तरफ हो तो वह अपने हाथ पैरों को भी उस दिशा में ले जाता है। स्टेपिंग, शिशु को यदि इस प्रकार खड़ा किया जाए जैसे कि वह चलने की स्थिति में हो और उसका एक पैर सतह को छू रहा हो तो वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। बेबकिन, जब बालक की दोनों हथेलियों को उंगली से दबाया जाता है तो वह गर्दन घुमा लेता है, गर्दन मोड़ना, मुंह है और जैसे अनुक्रिया करता है। फिर किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है? 8 माह। 8 माह की आयु में बालक में यह भाव धीरे धीरे विकसित शुरू हो जाता है कि वस्तु प्रत्यक्ष न होकर हो तक भी उसका अस्तित्व रहता है। वस्तु स्थायित्व का यह भाव पूर्ण रूप से समय यदि ग्रामक अवस्था के अंतिम चरण 18 से 24 माह में विकसित होता है। इसके बारे में हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास खंड में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिशुओं में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है। 3 से 6 माह की आयु के बीच बलबलाने से सुदृढ़ीकरण का प्रारंभ हो जाता है। एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। एक वर्ष, शिशु एवं उसके माता पिता पालनकर्ता के बीच जिसने एक जो सामाजिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति अटैचमेंट कहते हैं। हालो और हालो सभासद ने एक अध्ययन द्वारा बंदर के बच्चों पर प्रयोग कर इसकी पुष्टि की। अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आसक्ति अथवा लगाव के लिए पौष्टिक एवं आहार प्रदान करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपर्क सुख महत्वपूर्ण है। एरिक एरिक्सन 1968 के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था को निरूपित करता है। इसके बारे में हम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास खंड में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर सत्य कथन बताना है तो शेष अवस्था की तुलना में पूर्व अवस्था में समृद्धि मंद हो जाती है। शरीर के किस अंग की तुलना में मस्तिष्क और सिर तेजी से विकसित होते हैं? शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिष्क और सिर तेजी से विकसित होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक में बाएं अथवा दाएं हाथ के लिए वरीयता का भी विकास होता है। फिर आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था में बालक शारीरिक रूप से विकसित होता है, उसकी ऊंचाई व वजन में वृद्धि होती है। सामाजिक रूप से बच्चे का संसार विस्तृत हो जाता है, उसमें कुछ अच्छे बुरे अवधारणाएं भी विकसित हो जाती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हुए पतले दिखते हैं क्योंकि उनके धड़ की लंबाई बढ़ती है और शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है। पूर्व बाल्यावस्था में उंगलियों की निपुणता व नेत्र हस्त समन्वय में अधिक सुधार होता है। वह संधि काल में निम्न में कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? सक्रिय खेल के बजाय बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है, ये गलत है। प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध अशांति है। आत्मनिर्भरता की प्रति आग्रह ही है। विकास के एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल है। वह संधि से विपर्य है। 2 अवस्थाओं के मध्य संक्रमण का काल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किशोरावस्था का पूर्वार्ध जहाँ व्यक्ति शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास के संक्रमण से गुजरता है, अतः इस अवस्था की अवस्थागत विशेषताएं किशोरावस्था के समानांतर होगी, जिसमें आत्मनिर्भरता, मित्रों के साथ सक्रिय रूप से खेलना, सब वयस्कों द्वारा अनुमोदन आदि प्रमुख है। किलपेट्री के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन व्यक्ति में दृष्टिगत होते हैं यथा शारीरिक, मानसिक, मासिक धर्म, यौनांगों की परिपक्वता आदि। इन सभी को लेकर किशोर परेशान रहता है, अतः यह सबसे दुखी काल होता है। शेष अवस्था व्यक्ति के जीवन का सबसे खुशी से भरा समय होता है क्योंकि प्रथम वर्ष में आसक्ति का विकास होता है। फिर विकास को प्राय कौन कौन से क्षेत्रों की अंतक्रिया प्रभावित करती है? तो जैविक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, सामाजिक, सामाजिक सभी है। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीनों व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? एक
के एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, स्मृति विकास से, तर्क है, निर्णय से, अवबोध की क्षमता से। बालक का विकास कई परस्पर जुड़े हुए आयामों क्षेत्रों के अनुसार चलता रहता है। यह आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए समग्रता सर्वांगीणता का वर्तन धारण करते हैं। बालक के विकास को मुख्यतः तीन व्यापक में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक विकास, इसमें बालक के विकास के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को समाहित किया जाता है, यथा बालक का आकार एवं वजन, बालक की ऊंचाई। फिर मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का विकास, अंगों के संचालन कौशल अर्थात मांसपेशियों तथा गामक तंत्र का विकास, अंतः सभी ग्रंथियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक की समस्त मानसिक योग्यता और शक्तियां समाहित होती है, अर्थात संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन, प्रत्यक्ष, प्रतिमा धारण, धारणा, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रिया शामिल शामिल होती है। कविता याद करना, गणित के सवाल हल करना, कल्पना करना, चिंतन करना या शिशु द्वारा दो शब्दों को जोड़कर छोटे वाक्य बनाना, ये सभी संज्ञानात्मक क्रिया है। सामाजिक भावनात्मक विकास, इसके अंतर्गत बालक स्वयं के माता पिता सभी बालकों अर्थात दूसरों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव आते हैं। जैसे किसी बच्चे का खेल में अपने साथी से झगड़ा करना, किसी साथी पर अपना अधिकार जताना या किसी किशोरी में किसी मांगलिक आयोजन के प्रति छलकता उल्लास, ये सभी इस प्रकार के विकास के परिचायक है। शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास की प्रक्रिया आपस में रस्सी के सूत्र जैसे बारीकी से जुड़ी हुई है। शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक समग्रता, सर्वांगीण विकास। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है क्रो और क्रो ने। संवेदन ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का। संवेदना ज्ञान की पहली सिद्धि है, उस पंक्ति में प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने की है। संवेदना को मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। आंख, नाक, त्वचा, कान और जीभ ये इंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ भी अनुभूति होती है उसे ही संवेदना कहा जाता है। जब इन संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकला आ जाए तो यह संवेदना प्रत्यक्षीकरण का रूप धारण कर लेती है। मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, निर्माण, भाषा का विकास, चिंतन, तर्क क्षमता, संज्ञानात्मक विकास। त्याज्य के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। संतुलन कौन त्याज्य के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक चरण नहीं है, जबकि अनुभव या संतुलीकरण है। इसके का मतलब है लंबे समय में उनके याददाश्त में सूचना के संग्रहित प्रकाश का एकत्रित होना, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होती है त्याज्य संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। आत्म के अंदर ईगो सेंट्रिज्म बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम व्यवस्था कौन सी है? अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्म सात्विकरण। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिस द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? अधिकरण आत्म सात्विकरण है। वर्तमान सीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना विकास किस विकास का अवस्था की विशेषता है? संवेदी अमृत अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। ये निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? इनविजन है। कौन सी जीव कार्यों द्वारा प्रदत्त मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? संज्ञानात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। कौन सी जीव कार्यों द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, जबकि संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जीन कार्य के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं को वो समझने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपनी मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन। पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचनाओं को सम्मिलित करना कहलाता है। आत्मसातकरण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? प्रतीकात्मक सोच। एक बच्चे द्वारा समाज समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रकार का उदाहरण है? असिमिलेशन। सस्सीकरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु तत्व विकसित करते हैं? संवेदोमीटर। पियाजे के सिद्धांत में अलग अलग व्यवहारों और विचारों को एक उच्चतर स्तर की प्रणाली में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। संगठन। फिर एक कौन सी विशेषता है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता। काल्पनिक दर्शक व्यक्तिगत कथा। समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजकता प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज परिवर्तन मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है। वह कहलाता है समायोजकता। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। पियाजे की आधारभूत धारणाएं स्कीम्स अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थितियों के बारे में लागू होने पर जो क्रिया व्यापक और बेहतर होती जाती है उसे स्कीम कहते हैं। अतः इसके व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। उदाहरण बालक का स्कूल जाने से पूर्व तैयार होना। यह एक तयशुदा रूटीन के अनुसार होता है, जैसे स्कूल ड्रेस पहनना, जूते पहनना, बैग उठाना आदि उसके व्यवहार में शामिल है। संगठित पैटर्न है। स्कीमा किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो कि लंबे समय की याददाश्त लॉन्ग टाइम मेमोरी में एकत्रित होते हैं। अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका। स्कीमा व्यक्ति की विश्व के विभिन्न रूपों के बारे में उसके ज्ञान एवं धारणाओं को अभिव्यक्त करने वाली संरचना होती है। स्कीमा में किसी व्यक्ति किसी अवधारणा व उसके गुणों के प्रति समझ का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण करता है। स्कीमा में समायोजन व परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। अनुकूलन अडेप्टेशन। बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली पारस्परिक क्रिया समतुल्य अर्थात इसमें बालक वातावरण के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना निर्माण कर लेता है। इसमें दो परस्पर पूरक की गतिविधियां सम्मिलित रहती है। समावेशीकरण या आत्म सत्तीकरण। असिमिलेशन। समायोजन या समाविष्टीकरण। अकोमोडेशन। समावेशीकरण या आत्म सत्तीकरण या आत्मीकरण। असिमिलेशन मौजूदा ज्ञान स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया। संवेदी सूचना और संचित ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। न्यू नॉलेज is incorporated into existing knowledge structure। अर्थात इसमें बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान हेतु वह अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करके नए ज्ञान को उसमें समाविष्ट कर देता है। उदाहरण एक 2 वर्षीय बालक ने विभिन्न प्रकार की बिल्लियां देखी। अतः इसमें बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान हेतु वह अपने मन में पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करके नए ज्ञान को उसी में समाविष्ट कर देता है। उदाहरण एक 2 वर्षीय बालक ने विभिन्न प्रकार की बिल्लियां देखी और इस आधार पर बिल्लियां के प्रति एक स्कीमा बनाया, जैसे 4 छोटे पैरों वाला पशु। अब उसी बालक ने पहली बार कुत्ते का बिल्ला देखा और समावेश कर उसे स्कीमा में डाल लिया। समायोजन अकोमोडेशन मौजूदा ज्ञान या स्कीमा को संशोधित करते हुए उसमें कोई नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन करना।
अनुभवों का समायोजन। इसमें किसी नए समस्या के समाधान हेतु अपने मन में पूर्व विद्यमान स्कीमा का प्रयोग न करके उसमें संशोधन करते हुए एक नए स्कीमा का निर्माण करना। उदाहरण यदि एक बालक का सामना बार-बार कुत्ते के बिल्ली से होगा तो उसे बिल्ली और कुत्ते में अंतर का ज्ञान होगा। इस प्रकार वह इन नए अनुभवों के आधार पर बिल्ली के विषय में एक नई स्कीमा विकसित कर लेगा। न्यू नॉलेज प्रोड्यूसेस चेंजेस एक्जिस्टिंग एक नॉलेज स्ट्रक्चर स्कीमा। समाधान संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन संतुलीकरण से बालक समावेशीकरण व समायोजन समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुल्य कायम रखता है अर्थात यह बालक द्वारा अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने का प्रयास है। प्याजे के अनुसार यदि बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आ जाए जिसका उसने कभी सामना नहीं किया हो तो एक प्रकार की संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है जिसे संतुलित करने के लिए वह समावेशीकरण या समायोजन अथवा दोनों ही प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। समाधान या संतुलीकरण पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के मध्य संतुलन क्रिया है। प्याजे ने अनुभव संतुलीकरण को संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों के में माना है। फिर है सबसे पहले संवेदी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष पूर्व संवेदी की पेशी अवस्था। इसमें क्या होगी विशेषताएं क्या है वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 माह है। बच्चा यह समझना प्रारंभ कर देता है कि वस्तु को छुपाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार गोल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जानबूझकर या योजना अनुसार की गई क्रिया। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। संकेत परक प्रक्रियाओं का अनुभव सिग्निफाइज प्याजे ने संकेत तथा प्रतीकों को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। आत्म भाव व्यक्त करने के लिए भाव भंगिमा चिन्ह आवाज और शब्दों का प्रयोग जैसे अभिवादन के लिए हाथ मिलाना। एनिमिज्म जीववाद बालक के अनुसार निर्जीव वस्तुएं भी सजीव होती है जैसे कार पंखा बादल सभी उसके लिए सजीव है। केंद्रवाद एगोसिंट्रिज्म इसमें इसमें बालक को लगता है कि जो उसका स्वयं का विचार या दृष्टिकोण है वही सही है। बालक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखने में कठिनाई अनुभव करता है अर्थात बालक अपने व दूसरों के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता। प्याजे ने इसको समझाने के लिए 3 पर्वत समस्या प्रयोग किया। 3 माउंटेन टास्क ज्ञान अंतर्दर्शी इंस्टीट्यूटिव एक विशेष स्तर पर बालक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तथा सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। यह अंतर्ज्ञान है। इसके कारण बालक साधारण मानसिक प्रक्रिया जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग करना कर पाता है। इस अवस्था में बालक में चिंतन में पलटावी का गुण विकसित नहीं हो पाता अर्थात एक दिशा में ही तार्किक रूप से क्रियाओं का चिंतन करने की योग्यता होती है। केंद्रीकरण उत्क्रमणीयता का अभाव और संरक्षण का अभाव लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक अवस्था महत्वपूर्ण सीमा के रूप में उत्क्रमणीयता का अभाव और संरक्षण के अभाव को देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा यह कह कि उसे लंबे गिलास में दूध पीना है चौड़े गिलास में नहीं जबकि दोनों में दूध बराबर हो यह संरक्षण का अभाव है। फिर श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव लेक ऑफ हियरार्किकल क्लासिफिकेशन श्रेणीबद्ध वर्गीकरण से विपरीत या वस्तुओं के गुण व दोष की समानता व अंतर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर पाना इस अवस्था में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का अभाव होता है। प्याजे ने इसके लिए वर्ग समावेशन प्रयोग किया है जिसमें 12 लाल फूल 4 नीले फूल दिखाकर बच्चों से पूछा गया कि लाल फूल ज्यादा है या नीले फूल तो बच्चों ने कहा कि लाल फूल ज्यादा है। फिर बाद में है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अवस्था है 3 ठोस है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठोस संज्ञानात्मक सिद्धांत बालक का चिंतन प्राक्रियात्मक अवस्था की अपेक्षा अधिक तर्क संगत क्रमबद्ध एवं लचीला होना प्रारंभ हो जाता है। वह हवाई किले बनाना कम कर देता है और वास्तविक दुनिया यथार्थ को समझना शुरू कर देता है किंतु चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध लचीलेपन तर्क संगतिकरण को प्राप्त नहीं होता क्योंकि चिंतन में मूर्तता अभ्यास होती है अमूर्तता का अभाव होता है। फर्स्ट है उत्क्रमणीय या पलटावी को रिवर्सिबिलिटी बालक यह समझने लगते हैं कि कुछ प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो सकती है जैसे उन्हें
इंसान का ज्ञान हो जाता है कि घटाना जोड़ना जोड़ की उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं है। संरक्षण कंजर्वेशन वाले की परिवर्तनशीलता और स्थिरता को समझना कर देते हैं, जैसे किसी वस्तु के रूप रंग आवरण में परिवर्तन उसके वास्तविक गुण तत्व में के परिवर्तन से भिन्न है। वे भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान संख्या क्षेत्र आयतन आदि के परिवर्तन में समझने लग जाते हैं। क्लासिफिकेशन बालक वस्तुओं का वर्गीकरण उनके एक विशेष गुण के आधार पर उन्हें विभाजित करना और क्रमिक रूप से उन्हें व्यवस्थित कर ना सीख जाते हैं। उदाहरण, यदि बालक के कुछ रंग बिरंगे कार्ड दिए जाए तो वह उन रंगों में आधार पर आसानी से वर्गीकृत कर सकता है। इसके साथ वस्तुओं को उनके आकार, क्षेत्रफल, लंबाई आदि के आधार पर वर्गीकरण का कौशल भी विकसित हो जाता है। पियाजे ने इसे प्रतिबद्धता सिमुलेशन कहा है। कॉन्क्रीट स्टेज फोर्थ है। बच्चे तभी व्यवस्थित व तार्किक ढंग से सोच पाते हैं जब अब उनके सामने कोई मूर्त जानकारी हो जिसे वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। अमूर्त विचार जो वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं देते, उनके संदर्भ में उनकी मानसिक क्रियाएं ठीक से काम नहीं करती। उदाहरण, यदि बच्चों को असमान लंबाइयों की छड़ियां के जोड़े दिखाए जाए तो वे जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कौन सी लंबी छड़ी और कौन सी छोटी, परंतु इसी समस्या का यदि काल्पनिक रूपांतर बच्चे के सामने पेश किया जाए, जैसे शीला विमला से लंबी है, विमला कुसुम से लंबी है, शीला विमला से लंबी है, विमला कुसुम से लंबी है, तो उस उनमें से सबसे लंबी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने में बालक को कठिनाई होगी। फिर फोर्थ है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 वर्ष की आयु, चिंतन क्रमबद्धता, वास्तविकता, वस्तुनिष्ठता, अर्थात विकेंद्रीकरण का अभाव। फर्स्ट है इसमें अमूर्त परिकल्पित तार्किकता, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथिको रीजनिंग। अमूर्त परिकल्पित तथा तथ्य के विपरीत विपरीत विचार के बारे में तर्क करने की योग्यता का विकास होने लगता है। जैसे एक विद्यार्थी ऋणात्मक संख्या की समझ रखता है तथा प्रभावकारी ढंग से इसका उपयोग गणितीय प्रक्रियाओं में करता है। सोचने, विचारने, कल्पना करने, तर्क करने, निरीक्षण, अवलोकन आदि के प्रयोग से उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास है। स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क एवं समझ पर आधारित होने लगती है। उच्च स्तरीय संतुलन, बालक की संज्ञानात्मक क्रियाओं की प्रणाली उच्च स्तरीय संतुलन प्राप्त कर लेती है, अर्थात समस्या समाधान पर बहुत सारी भावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वो मूठ हो या अमूठ हो। किशोर अहम केंद्रिता, एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। किशोर यह समझने लगते हैं कि दूसरे लोगों के विचार उससे अलग हो सकते हैं, पर वे अपने स्वयं के विचार, विश्वास व अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे किशोर द्वारा यह सोचना है कि सारी कक्षा मेरे बारे में यह सोच रही है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा। व्यक्तिगत दंत कथा, काल्पनिक श्रोता और अपराजिता का प्रादुर्भाव। फिर 100 बराबर के संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जो पियाजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के समानांतर है। बिंबात्मक अवस्था, बुनर के संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में विभाजित किया है। संक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, बालक केंद्रियों का प्रयोग कर सक्रिय रूप से अपना संज्ञान विकसित करते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज, 2 से 7 वर्ष, बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का उपयोग कर चिंतन करते हैं। संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, 7 से 11 वर्ष, चिंतन चिंतन में संकेतों का प्रादुर्भाव होता है। लॉर्ड ब्रूनर की अवस्था पियाजे की प्रथम 3 अवस्थाओं संवेदी गामक पूर्व सक्रियात्मक मूर्त सक्रियात्मक के समानांतर है। ब्रूनर का यह मानना है कि प्रौढ़ सांकेतिक चिंतन करते हैं, किंतु उसमें प्रतिबिंबात्मक और सक्रियात्मक चिंतन भी उपस्थित रहता है। संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ बालक स्वयं पहुंच सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ किसी की सहायता से पहुंचा जा सकता है। Vygotsky के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इनके बीच का अंतर क्या कहलाता है? संयुक्त विकास का क्षेत्र। Vygotsky के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। Vygotsky बच्चों के सीखने में निम्नलिखित से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक। फिर है अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों और उन तकनीकों को पहुंचाते हैं जिनसे पूरी दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और उनकी प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? लेवोवाज्गोस के अनुसार निम्न में से कौन से सीखने के लिए केंद्रीय अवस्था है? सांस्कृतिक एवं भाषा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अभिप्राय है?
छात्रों के कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। कौन सी आधारभूत मान्यता व गोस्की के संज्ञानात्मक में विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है ना वो है संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया अनिवार्य है। ये गलत है। चुनौतीपूर्ण कार्य अधिकतम संज्ञानात्मक वृद्धि को प्रोन्नत करते हैं। जब बालकों की सहायता अधिक विकसित और दक्ष व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वे अधिक कठिन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। बालक अपनी उपयुक्त संस्कृति के उपकरणों टूल को अपने विशेष तरीकों से काम लेते हैं। ये वादगोसी ने संज्ञान में विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया सीख जहाँ प्याजे सीखने में भौतिक वातावरण और अनुभव पर जोर देते हैं वही वैगोस्की ने संज्ञान में विकास में समाज संस्कृति भाषा की भूमिका पर बल दिया है। इसके फोल्डिंग मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति की को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जा सकती है। वास्तविक विकास का स्तर वह स्तर जहाँ व्यक्ति स्वयं बिना किसी की सहायता पहुंच सकता है। किसी मदद से यदि व्यक्ति किसी स्तर तक पर पहुंचता है तो उसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोर ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। एडगर्स ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में एक भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। अपने व्यवहार को नियोजित व निर्देशित करने के लिए बालकों के द्वारा किए जाने वाला भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक के अनुसार आंतरिक संभाषण है। निजी संभाषण निजी संभाषण प्रजन विशेष अपरिपक्वता आत्म केंद्रितता कहा। वही वैद्यवस्की ने इसे चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इसमें वैश्य व संवेशकों के साथ हुई अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही व्यक्ति जो विकास के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। मोर नॉलेजेबल आदर्श कहलाता है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं 10 से 13 महीने। फिर है आयु है बाल विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जन्म के प्रथम माह शिशु स्वयं के शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रियाएं करता है जैसे भूख लगने पर रोना, सर्दी में कांपना, गर्मी से परेशान होना, जोर की आवाज सुनकर चौंकना। 3 से 4 माह की आयु वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, सौरों की ध्वनि निकालना। 6 माह की आयु व्यंजनों की ध्वनि करना, अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना। 10 से 13 माह की आयु में ज्यादातर बालक अपने प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। 24 महीनों की आयु में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक को अपने वातावरण का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है पर अभी तक ज्ञानेंद्रिय पूर्णतः विकसित नहीं होती है। 8 से 9 वर्ष की आयु में बालक को समय, दिन, तारीख आदि का ज्ञान हो जाता है तथा बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती है। 10 वर्ष की आयु बालक को अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या का ज्ञान अच्छे से हो जाता है और वह अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं कर सकता है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में तर्क के साथ साथ समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर आ जाता है नैतिक विकास। जो द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है तो नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक समानता है, नैतिक सापेक्षता है, नैतिक यथार्थता है। कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। भूमिका संदेह अभिमुखता नहीं है। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक तार्किकता प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के बालक बालिकाओं के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास के 3 प्रमुख जिनके स्तर बताए। नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म, नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी, नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। 7 से 8 वर्ष इसमें विषम नैतिकता, हिटेरोनोमस मोरलिटी अथवा विवशता की नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। इसे नैतिक स्तर पर जो कुछ भी बड़े नियमों, कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वही उचित और सही होता है। नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी 7 8 या 12 वर्ष 7 8 से 12 वर्ष तक इस तरह में सम वयस्कों को पीयर्स के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। यह अंतःक्रिया वस्तुतः सामान्यतः इक्वालिटेरियन तथा लेने देने के संबंधों गिव एंड टेक रिलेशनशिप पर आधारित होती है। बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म 12 वर्ष से ऊपर
नैतिक विकास का यह स्तर सर्वाधिक विकास स्तर है। पियाजे ने इसे स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्ता ऑटोनोमस मोरलिटी अथवा सहयोगात्मक नैतिकता मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन के नाम से भी संबोधित किया है। यह स्तर सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता इक्विलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित होती है तथा विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय बल प्रबल हो जाता है। नैतिकता को पारस्परिक समानता पर आधारित स्वीकार किया जाता है। नैतिक तथा नियमों का अंध अनुसरण नैतिक समानता नियमों की व्याख्या नैतिक सापेक्षता कार्यों की व्याख्या 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी ऊंचाई उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट का चयन कीजिए। तो वह अच्छे अंत व्यक्ति संबंध कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का आवश्यकताएं दूसरों के लिए नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व परंपरागत इसे कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सर्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों या नियमों के अनुकूलन आंकता है को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा जाता है। नैतिकता का रूढ़िगत स्तर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत कर नैतिक विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों से साक्षात्कार के आधार पर अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बच्चों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं मोरल डिलेमास को प्रस्तुत किया। इसमें हिंस डिलेमा हाइंस की दुविधा सर्वाधिक प्रचलित हुई। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर व 6 प्रमुख सोपान बताए हैं। पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों पर आधारित कार्य का अच्छा या बुरा होना उसके भौतिक परिणाम पर आधारित दंड या आज्ञाकारिता उन्मुखता पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बच्चे प्राय दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। एक छोटा बच्चा गृह कार्य अध्यापक की मार से बचने के लिए करता है। यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन बच्चों की पारस्परिक वह सहभागिता अपने फायदे के लिए होती है। जैसे को तीसरे की प्रवृत्ति चीज को टेट वह अच्छा कार्य उसे मानता है जिससे उससे व्यक्तिगत लाभ हो। एक बच्चा को कार्य इसलिए करता है कि बदले में उसे कुछ प्राप्त हो। परंपरागत नैतिक तर्कणा कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष दूसरों के मानक रूढ़ियों परंपराओं को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है। परंपरागत नियमों या दायित्वों के प्रति समर्थन व औचित्य का भाव रहता है। उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन बालक प्रशंसा व अनुमोदन के प्रति उत्कर्ष होता है। सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोग उसके बारे में क्या कहेंगे दुनिया क्या सोचेगी इससे भाव एक बालक कक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद भी टीचर से कॉपी में गुड वेरी गुड लिखने के लिए कहता है। सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों का दायित्व के अनुरूप कार्य करने की भावना मनुष्य नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है वह उनसे ऊपर नहीं है। कानूनी व्यवस्था सर्वोपरि है। फिर उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कणा प्री कन्वेंशनल लेवल 13 वर्ष से ऊपर बालक को नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ओरिएंटेशन प्रजातांत्रिक रूप से मान्य व्यक्तिक अधिकार व नियमों का पालन नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल व्यक्ति दूसरों के विचार व नैतिक प्रबंधों से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है। यह सिद्धांत तार्किक व्यापकता सार्वभौमिकता व एकरूपता से युक्त होते हैं। परोपकारिता का भाव यह नैतिकता की उच्च अवस्था है। 1% लोग ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं जैसे महात्मा गांधी भगत सिंह देश के जवान। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण
में मेल खाता है। परिश्रम बनाम हीनता, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। फिर है कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनो मनोसामाजिक अवस्था पहली बनाम गिलानी की अनुमानित आयु का सार है 13 से 18 वर्ष। एरिक्सन के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि काल के साथ मिलान करें। देखो सत्यनिष्ठा बनाम नि, निराश है तो ये है उत्तर वाली अवस्था। उत्तर व्यस्तता 65 वर्ष से अधिक। सहायता बनाम लज्जा और संदेह है 1.5 से 3 वर्ष की आयु। आत्मनिर्भरता बनाम एकांतता, ये है प्रारंभिक व्यस्तता 20 से 45 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका द्वंद, पहचान भूमिका किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। यह जन्म से मृत्यु तक 8 अवस्थाओं के द्वारा व्यक्ति की मनोसामाजिक दशा को बताता है। इस जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक्सन फ्रायड के विद्यार्थी थे, अतः इस सिद्धांत की प्रथम 5 अवस्थाएं फ्रायड की 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं के समानांतर है। फिर है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जन्म 1.5 वर्ष अवस्था। इस अवस्था में शिशु माता पिता की देखभाल में रहता है। यदि शिशु की अच्छी व उत्तरदायित्वपूर्ण देखभाल की जाए तो शिशु में विश्वास का विकास होता है कि दुनिया अच्छी है। वह अगर उसे पर ध्यान नहीं दिया जाए और नेग्लेक्ट किया गया है तो उसे अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है और उसमें एक दूसरों के प्रति डर, संदेह, आशंका जैसी अनुभूतियां विकसित हो जाती है और शक्ति का विकास हो जाता है। तो ये है मनोसामाजिक शक्ति, वर्चू, आशा, होप। फिर बाद में इस अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ कुंठाग्रस्त और विमुख हो सकता है। यह फ्रॉइड की मुख्य चूषण अवस्था ओरल स्टेज के समानांतर है। मनोसामाजिक गतिविधि, भोजन, फीडिंग। फिर है आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा, ऑटोनोमी वर्सेस डबल डाउट एंड शेम, 1.5 से 3 वर्ष। शैशवावस्था के उत्तरार्ध से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था पूर्वार्ध तक। इस अवस्था में बालक में कुछ क्षमताएं जैसे न्यूरोपेशीय परिपक्वता, सामाजिक विभेद तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति आदि विकसित हो जाती है, जिससे वे अधिक से अधिक कार्य स्वयं करना चाहते हैं। इसे आत्मनिर्भरता कहा जाता है। यह आत्मनिर्भरता है तो है, परंतु यह प्रतिबंधित है क्योंकि बालक को माता पिता के नियंत्रण में कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। परंतु यदि माता पिता ऐसी उम्मीद करें जो बालक की क्षमता से बाहर, यह है वर्च्यू, मनोसामाजिक शक्ति, विल पावर। परंतु यदि माता पिता ऐसी उम्मीद करें जो बालक की क्षमता से बाहर हो या उन्हें छोटा समझकर कार्य नहीं करने दो तो उसमें लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाएगी और उसमें स्वयं पर संदेह, व्यर्थता, शक्तिहीनता जैसी मनोवृत्तियां विकसित हो जाएगी। यह फ्रायड की बुद्धि अवस्था एनल स्टेज के समानांतर है। मनोसामाजिक गतिविधि, शौचालय प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग। फिर है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 वर्ष। प्री स्कूल एज, टॉय एज, अर्ली चाइल्डहुड एज, पूर्व बाल्यावस्था। बालक का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास होता है। वर्चू, उद्देश्य, पर्पज। आत्मनिर्भर व्यवहार का विकास जो कि पहल का रूप ले लेता है, जैसे पालतू जानवरों का ध्यान रखने जैसे कार्य की पहल व लालसा, उत्तरदायित्व की भावना। माता पिता प्रोत्साहित न करके यदि डांटे प्रताड़ित करे तो अपराध बोध की भावना का विकास। यह फ्रायड की लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज के समानांतर मनोसामाजिक गतिविधि, खिलौने से खेलना, प्लेइंग विद टॉयज। उद्यमता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, 6 से 12 वर्ष। स्कूल एज, प्ले एज। स्कूल में बालक दूसरे बालकों के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ कार्य करना सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसमें उद्यमशीलता का विकास होता है। वहीं बालक के साथ यदि घर व स्कूल के अनुभव नकारात्मक रहे
या साथ ही समूह के साथ उसमें कमतर होने की भावना का विकास हुआ हो तो उसमें हीन भावना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाएगी। यह बालक की उद्योग उम्र का प्रारंभ है। बालक सीखने और योजना बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। बालक जो करता है उसमें साधिकारिता में रुचि चाहता है। यह मनोसामाजिक वर्चू शक्ति सामर्थ्य कॉम्पिटेंसी यह फ्राइड की सुप्त अवस्था लेटेस्ट स्टेज का समानांतर है। मनोसामाजिक गतिविधि स्कूल। फिर है पांचवी पहचान बनाम पहचान भ्रांति आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 12 से 18 वर्ष के लोग 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था विश्वास आत्मनिर्भरता पहल करना व उद्यमता मिलकर किशोर को अपनी एक पहचान बनाने में योगदान देते हैं। मनोसामाजिक सत्य वर्चू करते हैं। क्या फिर है किशोर द्वारा अपनी विभिन्न भूमिकाओं का एकीकरण इस अवस्था का प्रमुख गुण है, परंतु यदि किशोर अपनी पहचान व भूमिका का एकीकरण सही से नहीं कर पाए तो उसे पहचान भ्रांति का सामना करना पड़ेगा। वर्चू ये भी है वर्चू मतलब समझने की शक्ति का फिडेलिटी करते परायणता कर्तव्य निष्ठा। इस अवस्था में किशोर का एक पुत्र या पुत्री विद्यार्थी खिलाड़ी या मित्र आदि की भूमिका को एकीकृत कर एक मनोसामाजिक पहचान बनना जरूरी है। यहाँ किशोर अपने मूल्य व व्यवसाय के लक्ष्यों की खोज करते हुए अपने एक व्यक्तिगत पहचान बनाता है। यदि इसका परिणाम नकारात्मक हुआ तो किशोर अपने भविष्य को लेकर भ्रांति कन्फ्यूजन में रहेगा। यह फ्राइड की जननांगी अवस्था के जेनाइटल स्टेज के समानांतर है। मनोसामाजिक गतिविधि सामाजिक संबंध सोशल रिएक्शंस। फिर है घनिष्ठता बनाम अलगाव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 से 35 वर्ष पूर्व प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में युवक दूसरों के साथ सामाजिक लैंगिक घनिष्ठता बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु पूर्व में निराशाजनक अनुभवों के कारण युवाओं में इस अवस्था में अलगाव की भावना भी बढ़ जाती है। मनोसामाजिक शक्ति वर्चू स्नेह प्रेम रिश्ता का एक पक्ष एकात्मकता का भाव भी होता है। इस एक अभाव अभाव में एकाकीपन आने लगता है। एकाकीपन के चलते संबंध औपचारिक उदासीन व खोखले हो जाते हैं। मनोसामाजिक गतिविधि मनोसामाजिक अंतरंग संबंध रोमांटिक रिलेशनशिप जननात्मक बनाम निश्चित है। जनरलिटी जनरेटिविटी वर्सेस जन स्टेग्नेशन 35 से 65 वर्ष जन्मात्मकता से आशय है व्यक्ति द्वारा अपने संतान तथा जिस समाज में उनकी संतान रहेगी उसको उन्नत बनाने की चिंता था तो वह समाज व अपने बच्चे दोनों के विषय में सोचता है और यदि व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहे तो वह निष्क्रिय और रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त हो जाएगा और उसमें स्थिरता की भावना विकसित हो जाएगी। तो ये मनोसामाजिक शक्ति वर्चू देखभाल केयर मनोसामाजिक गतिविधि कार्य अभिभावन वर्क एंड पेरेंटलहुड संपूर्णता बनाम हताशा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर 65 वर्ष की आयु तक मानी जाती है अंतिम अवस्था। इसमें व्यक्ति भविष्य की न सोचकर अपने बीते दिनों के विषय में सोचता है और यदि एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे तो उसे संपूर्णता का एहसास होगा, परंतु यदि अपने पिछले जीवन के विषय में यदि असंतुष्टि की भरी सोच बना ले तो वह हताशा से गिर जाएगा। उसमें वह किए न किए हुए का पछतावा मृत्यु से भय व स्वयं से गणना भाव उत्पन्न हो जाएगी। मनोसामाजिक शक्ति वर्चू बुद्धि विजडम मनोसामाजिक गतिविधि व्यक्ति बीते समय का अवलोकन रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड लाइफ। फिर सकारात्मक विकास ब्रिक्स के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिशु में सबसे अंत में विकसित होता है? हर्ष। कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संदर्भ में सही नहीं है?